नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। हमारे साथ है मेरे डियर फ्रेंड बट रिटायर्ड ऑफिसर एमजे अगुस्टिन विनोद और पीएचडी भी है एंड ही इज नाउ रनिंग ए ड्रोन बिजनेस। सो दोज ऑफ यू नॉट टू कांटेक्ट हिम फॉर ड्रोन प्लीज डू दैट। तो बिफोर वी स्टार्ट आप थोड़ा सा अपडेट दीजिए। पहले तो बहुत सारा यू आर एन एयरफोर्स पर्सन, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और ईरान के पास आई एम फॉर दर्शकों को बोल दो कि आई नो वे सपोर्ट ईरान और एनी अदर कंट्री। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री स्पेसिफिक्स ओनली। ओके, सो ऐसा नहीं कि मैं आई ऑलवेज सपोर्ट इंडिया एंड आई सपोर्ट यूएसए। तो टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पूरा जो रेस्क्यू मिशन है वो एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट, क्योंकि लॉट ऑफ कॉन्ट्ररी रिपोर्ट्स आर देयर। तो इसको हमें जरा क्रोनोलॉजी समझते हैं इसका। लेट्स अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ इट। ठीक है, सो क्रोनोलॉजी ये कहता है कि F-15 वहां गया क्यों? क्योंकि और F-15 गया और शूट डाउन हो गया। नॉर्मली आप देखते हैं जो B-1 बॉम्बर्स हैं या B-2 बॉम्बर्स हैं, दे आर फ्लाइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। वहां से वो बमबारी करते हैं, वहां से बिल्कुल सटीक साथ बमबारी करते हैं। लेकिन F-15 को लो ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए भेजा गया। सो ये लो ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन क्या था? सर्च एंड स्ट्राइक। सर्च एंड स्ट्राइक व्हाट? सर्च एंड स्ट्राइक टैंक्स, fielded military forces and other support equipment, logistic supply, or in that area, in that province, the Khorasan province. क्यों? क्योंकि I had predicted this 2-3 days before in one of the channels. क्योंकि ग्राउंड डिफेंसिव प्लान जो है वहां से एग्जीक्यूट करने का था, जहां तक मेरा अनुमान। सो टू सॉफ्टन अप द ग्राउंड डिफेंसिव, एंड दैट इज द एरिया वेयर supposedly the enriched nuclear fuel is there, supposedly. So वो उस ग्राउंड ऑफेंसिव को सॉफ्टन अप करने के लिए F-15 गए, उनको स्पेसिफिक टारगेट दिया गया और सर्च एंड स्ट्राइक मिशन के लिए गए थे लोग। सो दे गॉट शॉट। व्हाई? बिकॉज जैसे करगिल में याद होगा, जो नचिकेता जी का जो एक्सीडेंट हुआ था, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो उनको एक मैन पैड्स ने गिराया था। हम QRM बोलते हैं, क्विक रिएक्शन मिसाइल। क्विक रिएक्शन मिसाइल आपके टेबल के इतना है, आप अपने बैकपैक में लेके जा सकते हैं, और उनको बोल दिया जाता है कि इस एरिया में जाओ, जो दिखा मारो। तो दे डोंट टॉक टू द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो उनको ये F-15 दिखाए एंड उन्होंने F-15 को गिरा दिया। दैट इज द क्रोनोलॉजी। इसकी वजह से हुआ क्या? What happened because of that? Because of that, whatever date for the ground offensive was decided, I think it was a day after F-15 18 or the very same day. Ground offensive is stalled. Ground offensive नहीं होगा अभी। So F-15 गिराने की वजह से और ये पायलट उस एरिया में, उस क्षेत्र में मिलने की वजह से ग्राउंड ऑफेंसिव प्लान जो है ट्रंप जी का आउट ऑफ द विंडो चला गया, जिसकी वजह से वो गुस्सा है। जो आपने ट्वीट देखा भी होगा, उस ट्वीट में उन्होंने एक्सप्लोसिव्स यूज किया है काफी। उसमें वो उनका क्रोध है कि मेरा ग्राउंड ऑफेंसिव प्लान जो है वो F-15 गिरने की वजह से कापुट हो गया। सो गोल नंबर 1 हो गया उनका, ईरान का। लेकिन गिरने के बाद जिस तरीके से इस एंटी प्रोटोकॉल को इन्वोक करके, जिस तरीके से इस पायलट को इन्होंने रिकवर किया, काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट इन द रीसेंट मिलिट्री टाइम्स दैट आई नो ऑफ, ऐसा कोई डेयरिंग रेस्क्यू मिशन मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया है। एक बड़ा क्लोज एक हुआ था जामकीपुर में, बट इट वाज अ फेल्ड ऑपरेशन। ऑलमोस्ट उन्होंने, इजरायलीज ने रिकवर कर लिया था, लेकिन वो पायलट को मार दिया गया, इजिप्शियंस ने मार दिया था। तो हाँ। So one
breaking post is there. Nowadays news तो बोल नहीं सकते, breaking post is there by doctor. अब लोग सर्च कर सकते हैं इनको, एंड आई पुट यू कॉशन ऑल्सो, क्योंकि ये इनका न्यूज़ कभी-कभी प्रो पाकिस्तान भी बहुत लिखते हैं। डॉक्टर सैम यूसुफ, पीएचडी, एमएससी, डीपीटी, मतलब प्रो ईरानियन, मतलब प्रो पाकिस्तानी तो होगा ही अमेरिका में। उन्होंने कभी पोस्ट किया है, मोरान साग्रोन करके पायलट है, उनको कैप्चर कर लिया। मैं फोटो नहीं दिखा सकता बिकॉज नॉट ए कंफर्म न्यूज, तो स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा मैं। दे कैप्चर्ड वन पायलट विच इज गर्ल, विच पायलट दे हैव कैप्चर्ड, आई डोंट नो विच वन इज दिस। लेकिन एक ये जो वॉर है, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान से भी कोई एक्शन अमेरिका लेने का प्लान कर रहा है की तरफ से? हाँ, मैंने इनफैक्ट इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है फॉर सिंपल रीजन, उस क्षेत्र में, मतलब ईरान के ईस्टर्न थिएटर में ईरान के फोर्सेस ना के बराबर है, बहुत कम। वो एरिया इली भी है, मतलब इतना आसान नहीं है वो एरिया। वो एरिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि उसके ऊपर मैंने कई बार फ्लाइंग की है। बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज हैं, और इनफैक्ट आप मेरे ट्विटर में जाएंगे तो मैंने उसमें मैप भी डाला हुआ है कि किस एरिया से ये इनग्रेस करने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अगर उधर से कोई एक छोटा मोर्चा भी खोल दे, छोटा मोर्चा खोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर ट्रूप्स को उस एरिया में अमास कर दे, अमेरिकन ट्रूप्स को उस एरिया में डाल दे, 1000, 1200, 1500, और एक फेक कैंपेन चला दे कि 2 लाख ट्रूप आ गया है इस एरिया में, या 10 लाख ट्रूप आ गया है, वॉट एवर नंबर, ईरान को अपने ट्रूप्स वहां भेजने पड़ेंगे। सो दो पॉसिबिलिटी है, एक ये दिखाना कि उस तरफ से अटैक होने वाला है, एंड कमिट, मेक ईरान कमिट सम ट्रूप्स दैट साइड, और अटैक फ्रॉम दैट साइड। और उधर से आने का फायदा ये है कि अनहिंडर्ड वो काफी क्षेत्र जो है कैप्चर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन, एक मिलिट्री में एक वो है, QPQ बोलते हैं, क्विड प्रो को। सो जब आप पूरे इतने लार्ज क्षेत्र पे कंट्रोल ले लेते हैं, आप बोलते हैं अच्छा हॉर्मुज मेरा, ये क्षेत्र तुम ले लो, आप क्विड प्रो को कर सकते हैं। सो QPQ ऑप्शन अगर अमेरिका एक्सरसाइज करना चाहेगा तो दैट इज द एरिया he should be looking at. As a military analyst, I can say this, he should be looking at that area. आपके मैं ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड प्लस आपके जो टीवी अपीयरेंसेस होते हैं, यू आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट बिकॉज ऑफ दैट। आप मुझे बताइए, टेक्निकली जब आप इसको पूरे एपिसोड को देखते हैं टेक्निकली, क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, IW जिसको हम कहते हैं, वो लड़ाई का एक पार्ट एंड पार्सल है, एंड वो प्लानिंग प्रोसेस में ही हम घुसाते हैं। आई मीन आई बीन अ प्लानर, वॉर प्लानर फॉर लॉन्ग टाइम। हम प्लानिंग प्रोसेस में ही IW एक बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। IW एक तो प्लान्ड IW होती है, और एक ऑन द फ्लाई IW होती है। और कभी कभी जिस अभी मैंने जिसका पाकिस्तान का जिक्र किया, वो भी एक IW कैंपेन का एक हिस्सा बन सकता है, मेरे ख्याल से बनेगा, क्योंकि एनीवन वर्थ सॉल्ट विल यूज पाकिस्तान एज ईदर अ लॉन्च पैड और पार्ट ऑफ द IW कैंपेन। ये दोनों में, अदरवाइज पाकिस्तान को इतना सारा पैसा देने का मतलब क्या है, F-16 और बाकी चीजें देने की जरूरत क्या है, जब आप उसको, उस मोहरे को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो मोहरा इस्तेमाल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरह से इस्तेमाल होगा, मैंने बताया 2 तरीके से इस्तेमाल होगा। तीसरा तरीका, पाकिस्तानी जो बेसेस हैं वहां से एक लॉन्च बेस बना करके उस तरफ से एयर अटैक की संभावना भी है, जिसके बारे में मैंने लिखा भी है। तो ये 3 तरीके जो हैं पाकिस्तान से होना ही होना है। बट जो कि हम IW पे बात कर रहे हैं, IW कैंपेन की वजह से ही ये पायलट को रिकवर कर पाए, क्योंकि इन्होंने एक फेक न्यूज चलाया था कि
पायलट रिकवर हो गया और पानी के रास्ते उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तब तक ये कर्नल जो है ईरान के पकड़ में नहीं आया था, ईरान भी ढूंढ रहा था। तो जब ईरान को ये पता चला थ्रू डार्क वेब चैनल्स और वॉट एवर चैनल्स, थ्रू CIA, कि ये फलाने रास्ते पानी के रास्ते इसको रिकवर करने की कोशिश हो रही है, उन्होंने अपनी सारी जो सर्च और जो एनर्जी जो है उस एरिया में लगाया। सो जो फोर्सेस इस तरफ आ रही थी, जहां पर पायलट वो क्रिवाइज में एक्चुअली छुपा हुआ था, वहां से फोर्सेस लौट गई, थैंक्स टू दिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन, जिसको हम फेक न्यूज भी कहते हैं। तो वॉर के दौरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन आम बात है, प्लानिंग स्टेज में ही होती है और एग्जीक्यूशन स्टेज में ऑन द फ्लाई करते ही हैं, करना भी चाहिए। एनी मिलिट्री वर्थ इट्स सॉल्ट विल यूज इट, साम दाम दंड भेद जिसको हम कहते हैं। तो लास्ट में 48 आवर्स की प्लेन काउंट्स देख रहा था अमेरिका की, बहुत सो ज्यादा। बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक इस पूरे वॉरफेयर में 50 प्लस हो चुका है इस समय टोटल 36 डेज में। डजंट मैटर टू अमेरिका, डजंट मैटर टू अमेरिका। तो भारत में बहुत जहाज है उनके पास। भारत में तो दे शुड अंडरस्टैंड, वॉर होता है तो प्लेन्स जाते हैं, वी डोंट गेट बिल्कुल। इश्यूज आउट ऑफ इट। अच्छा, और इससे ज्यादा तो हर रोज वो अपने बोनियाड में फेंकते हैं। करेक्ट। नहीं, अभी तो जितना बोनयार्ड से लॉस हुआ निकाल है, रहे हैं, वो केसी बंदरियाल निकाल रहे हैं अभी तो। तो मतलब जो क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने अमेरिकन एयरफोर्स को, पूरी दुनिया ने बहुत ओवर एस्टिमेट किया था इस एक्सपीरियंस को देखकर? देखिए, इसमें दो चीजें समझना है। पहली बात, आप एयर वॉर जो है इट इज फ्रॉट विद डेंजर। कोई भी वॉर डेंजर तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही नहीं कि मादुरो जैसा आप गए 38-35-38 लोगों को मारे, मादुरो को उठा के ले आए, आपका कोई क्षति नहीं हुई और उनको पैसा भी नहीं दिया, कैपिटेशन मनी भी नहीं दिया। तो ऐसा तो वो वन ऑफ चीजें हैं, बट ऐसा होना नामुमकिन है। और ईरान जैसे देश के खिलाफ आप जा रहे हैं जो क्षेत्रफल में ज्यादा बड़ा है, और मिलिट्री है, IRGC है, एक सेपरेट विंग है IRGC, और काफी लोगों को ये मालूम भी नहीं है IRGC एक संगठित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा उसको मिला हुआ है, कुछ लोगों ने दिया हुआ है। तो IRGC अपना अलग ही वर्टिकल है, उसके खिलाफ आप जाएंगे तो डेंजर तो होगा ही, हवाई जहाज तो गिरेंगे ही। वॉर है भाई, कोई कंचे तोड़ना खेल रहा है। बट भारत ने उसको टेररिस्ट स्टेटस नहीं दिया, व्हाई इज दैट? ऐसी ही फॉर अस, हमारा स्टेटस अगर आप बोलते हैं तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वी आर फॉसिल फ्यूल डेफिशिएंट नेशन। सो हमारी प्रगति के लिए हमें फॉसिल फ्यूल चाहिए, हमें जहां से मिलता हम लेते हैं। इंडिया हैज टू कीप मूविंग, 1.4 going to 1.5 billion people in 1/4 of the area of the United States. So we are packed like sardines. हम एकदम, हमारे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लोग मूव करेंगे। मूव करने का साधन क्या है? इंडिया में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, मूव होने वाला साधन जो है वो है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर नहीं है। तो 2 व्हीलर वर्सेस 4 व्हीलर का आप संख्या उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा। तो 2 व्हीलर में तो पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल के बिना या भारत के जो श्रमिक हैं, कामकाजी लोग हैं, वो जाएंगे कैसे? बाकी हमारे खान पान, माल, ये आदान प्रदान, ये भी ट्रक्स में जाती हैं, ट्रक्स को डीजल चाहिए। तो हमें किसी फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग नेशन के साथ बैर रखने की हम ना जरूरत कर सकते हैं, ना हमारे फितरत में है। नहीं, आपको तो आर्टिफिशियल नेशन स्टेट में बांध दिया गया है, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईरान तो पहले ही हमारा पार्ट था, हमारे महाभारत में लिखा ही हुआ है, हमारे पार्ट तो। ये देखिए, जब उम्मा की बात आती है, ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और खमेनी की काफी सारी ट्वीट्स हैं, बातें हैं, जो जब उम्मा की बात आती है तो आप कौन हो? यू आर नथिंग, यू आर नोबडी। सो उसमें उनका थॉट प्रोसेस बड़ा ही साफ है।
Yeah. When it comes to that, even if Pakistan is used as a launch pad or Pakistan is used to hit them, they will still stand by Pakistan. जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अब यू कैन बेटर नो, दर्शकों को बता दूं, ही हैज वर्कड वेरी क्लोजली विद द यूएस एयर फोर्स, सो ही नोज हाउ दे ऑपरेट. तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, द कर्नल लेवल ऑफिसर इज ओनली फ्लाइज F-35, नॉट F-15. नहीं, ये जो थे, जहां तक मैं जानता हूं, ये WSO थे, वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर. हम क्या करते हैं एयरफोर्स में, कोई भी एयरफोर्स में, जो जिस जहाज में 2 लोग बैठते हैं, वहां पे हम सीनियोरिटी और जूनियोरिटी का बड़ा ध्यान रखते हैं. इफ देयर इज अ सीनियर पायलट, देन वी कैन पुट अ relatively junior WSO. If there is a junior pilot in front, you need to put a relatively senior WSO. So आपको इसको जो कॉकपिट ग्रेडियंट बोलते हैं हम इसको, आपको कॉकपिट ग्रेडियंट को मेंटेन करना होगा फॉर मिशन सेफ्टी एंड मिशन सक्सेस. 2 बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं. सो ये दोनों के लिए आपको कॉकपिट ग्रेडियंट मेंटेन करना होगा, पहली बात. दूसरी बात, जो आपको अगर F-35 मिल भी रहा है, यू आर एट लिबर्टी टू रिफ्यूज दैट असाइनमेंट. पहली बात है, F-35 सिंगल पायलट है, तो उसमें WSO का सवाल ही नहीं पैदा होता है. तो WSO जो इस्तेमाल होते हैं 2 सीटर जो जहाज हैं, जो F-15 है, तो आप अगर सीनियर भी हो जाएंगे, आपको F-35 जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पायलट नहीं है, आप वेपन सिस्टम ऑपरेटर हैं. और सीनियर कर्नल हो जाते हैं तो आपकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी होती है, तो आप चाहते हैं कि मेरा पोस्टिंग मायामी में ही हो, फोर्ट लॉडरडेल में ही हो, या फलाने जगह पे ही हो. तो आप कहते हैं मैं आई डोंट वांट टू बी अ करियर पायलट, आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल पायलट, बट कीप मी इन दिस प्लेस, यहाँ पे ही रखो, क्योंकि मुझे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है अपनी. तो उस संदर्भ में अगर उस क्षेत्र में सिर्फ F-15 ही है, तो आपको वो F-15 ही उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस जगह में रहना अनिवार्य है, क्योंकि आपका डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट. सो ये 2 चीजें हैं. एक आई वाज फॉलोइंग वन न्यूज आइटम इन द एक्स में था एक, और उसमें जो डिस्कशन चल रहा था, आई एम आस्किंग यू दीज क्वेश्चन क्योंकि आप बहुत पैनी नजर रखते हैं उन सब चीजों पे. उसमें डिस्कशन चल रहा था कि 2 C-130 गए थे, 2 वॉर्टहॉक थे, 8N वॉर्टहॉक, शायद एक था या 2 थे, पता नहीं, 2 ब्लैक हॉक और 2 H-6 विच आर कैरिंग द ट्रूप्स. इतने सारे ट्रूप्स गए तो खाली तो नहीं गए होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ. तो वापस क्यों नहीं गए कोई दूसरा प्लेन्स इतने? अगर एक अगर उसके अंदर ट्रूप्स थे, 90 ट्रूप्स आ सकते हैं, पैरा ट्रूपर्स, तो क्या वो सब डिस्पर्स हो गए ईरान के अंदर, और देयर वाज अनदर प्लेन व्हिच यू सॉ वापस आया? क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज थी कि वहां पे पहुंच के हमने एयर स्ट्रिप बनाया. जब मैंने अभी मैप्स देखे तो एयर स्ट्रिप तो 10 साल पहले का है इस्फहान के पास में. क्या ये यूरेनियम एनरिचमेंट एक्सट्रैक्शन प्लान फेल हो गया? ये कोई प्लान था? ये भी मैं सुनने में तो आया है, लेकिन ये बात तो सच है. देखिए, अगर मैं इसको जरा इसको नॉइज से सप्रेस करके हम इसमें सच्चाई ढूंढते हैं, ठीक है. जो इस्फहान की जो एनरिच यूरेनियम, सपोजडली द एनरिच यूरेनियम फैसिलिटी 15-20 किलोमीटर दूर अगर था भी, कोई फोर्स उसके आसपास भी नहीं गया है. पहली बात, सारा फोर्स जो है इसी क्षेत्र में था, सारा फायर फाइट भी इसी एरिया में हुआ है, जिसमें कुछ भी नहीं है. इन दैट रॉकी आउटक्रॉप देयर इज नथिंग, बट सारा फोर्स वहीं था. सारा फोर्स बाहर की ओर, एक केंद्र बिंदु से बाहर की ओर फायरिंग कर रहा था. उस केंद्र बिंदु में क्या था? सिर्फ एक चीज थी, वो था ये डाउन्ड पायलट, जो क्रिवाइज में बैठ करके वो अपना पोजीशन देके और बातें कर रहा था. तो अगर C-130 18 किलोमीटर दूर लैंड किया है इस जगह से, कुछ लोग वहां एक्सट्रैक्शन के लिए अगर जाते उस एरिया में जहां एनरिच यूरेनियम था, वहां भी फायर फाइट होता.
लेकिन वहां का फायर फाइट का या वहां कोई एक्सप्लोजन का कोई न्यूज नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि जो फेक न्यूज है या नॉइस है, उसमें से आपको लॉजिक लगाना होगा, अपने विवेक लगाना होगा, और आपका आपका एक्सपीरियंस एज अ मिलिट्री पर्सन लगाना होगा, और उसमें से आपको सच्चाई ढूंढ निकालना होगा। जिसमें और जिस वजह से आई मीन भगवान की दया से लोग जिस इसी वजह से मुझे हर चैनल में लोग इसीलिए बुलाते हैं, क्योंकि नॉइस में से आप सच्चाई ढूंढ के निकालना है, एक कला है। और भगवान जी ने वो कला जो है सबको समान नहीं दिया है, कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया है। तो जिनको सबके नहीं मिला है हम्म, वो इस नॉइस को सच समझ बैठते हैं, और उसी को जाकर के अपना चैनलों में बताते हैं। शायद एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए बताते हो, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन देखिए, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। जब तक सच्चाई के रास्ते चलेंगे, आप भी खुश, दुनिया भी खुश, आपको भी नींद अच्छे से आएगी। नहीं, मैं तो बस बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, शायद उनका एक्सपर्टीज हमारे एरिया में होना चाहिए, जहाँ पे होगा होना चाहिए, जो है और नहीं। हाँ, जो जो है होना चाहिए। एनीवे, कमिंग टू ये जो पॉइंट है, अब फ्रॉम द इंडियाज पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हैं, भारत की पर्सपेक्टिव से, हमने तो इसे भयंकर ऑपरेशंस किया। ऑपरेशन सिंदूर वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्ड विलिंग इंटेंशनल, वो तो दुश्मन है, जानी दुश्मन है हिंदुओं का। सो वी हैव डन दैट अगेंस्ट पाकिस्तान, और मच मोर कॉम्प्लेक्स इन दिस, क्योंकि कोई पायलट पकड़ा भी गया, बिकॉज अंडरस्टैंडेबली ऐसा देखा जाता है कि पाकिस्तान इज फार मोर बेटर देन इवन ईरान, ऐसा माना जाता है ऑन पेपर। सो हाउ डू यू कंपेयर द सिंदूर operation as compared to this American operation, which is failed operation? Sindoor was a successful operation against a nuclear armed country, not even guesswork भी नहीं है। देखिए, जो जब मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री की चीजें जब पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ टेनेट्स होती हैं वॉर फाइटिंग के। सबसे पहला टेनेट है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। यू हैव टू सेलेक्ट योर एम Focus. एंड मेंटेन दैट एम। इट इज इजियर सेड देन डन। आप सेलेक्ट करते हैं कोई एम, आप शुरुआत करते हैं उस एम से, लेकिन डाउन द लाइन आप भूल ही जाते हैं कि वो एम क्या था, और कई और चीजों में उलझ जाते हैं, और एम चला जाता है आपका डाउन द ड्रेन। बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज वियतनाम। आप अमेरिका, आपका कंट्री जो है, वियतनाम गया क्यों? 19 साल वो लड़ाई लड़ाई लड़े, 2-3 साल में ही वो दे लॉस्ट साइट ऑफ व्हाट वाज एम, कंप्लीटली लॉस्ट साइट। सो ईगो जब पे आ मैं गए, उसका ईगो पे था, हराना ही है किसी भी तरह। एम वाज ईगो पे आए कि कोई और रीजन था, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम बहुत बड़ी एक चीज होती है। तो आपने बहुत जब बड़ी बात मैंने बोली। यस, जो वॉर एक्सरसाइजेस कराता था, जिसका मैं बॉस था, तो मैं कहता था कि हर एक ऑप्स रूम में, तो हमारा मेन ऑप्स रूम में जो है, क्वार्टर्स के ऑप्स रूम में मैं था, बाकी छोटे ऑप्स रूम्स जो टैक्टिकल ऑप्स रूम्स हर यूनिट में थे, मेरा आदेश ये होता था कि ये है इस एक्सरसाइज का एम, इसको बड़ा बड़ा प्रिंट करिए 4-5 A3 पेपर में, काटिए और चिपकाइए अपने ऑप्स रूम की जो डेटा बोर्ड आती है, जिसमें वीडियोस, डेटा, सारा कुछ आता है, उसके ऊपर ये होना चाहिए। जब तक आपको अपना एम नहीं नजर आता है, आप एम छोड़ देते हैं। और भारत जो है हमेशा एक निर्धारित एम के साथ चलता है। कभी कभी हम वो एम को पब्लिक में उजागर कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, या कभी ऑपरेशन के बाद कहते हैं कि ये हमारा एम था, क्योंकि दुश्मन को पता नहीं होना चाहिए ना क्या आपका एम है। क्योंकि वो एम अचीव करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग चीजें, जो ऐसा गेस दे देता है दुश्मन को कि शायद उनका एम ये है, बट उनका एम ये नहीं, उनका एम ये है। ये जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा था।
समझ गए आप? तो हमारा एम क्या था? हमारा एम था पुलवामा के जो परपट्रेटर्स थे उनको पनिश करना, और उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और लीडरशिप है उसको खत्म करना। वो हमने फर्स्ट स्ट्राइक में खत्म कर दिया। वी न्यू एग्जैक्टली वेयर टू हिट, थैंक्स टू अजीत डोवाल जी। हमें इतना इंफॉर्मेशन है कि आज सुबह हाफिज सईद उठ के चाय पिया कि कॉफी पिया वो भी हमें मालूम है। लोगों को इसका इल्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारा पेनिट्रेशन पाकिस्तान को भी नहीं मालूम। इसलिए तो अभी कराची में हड़कंप मच गया, सारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के उठा के ले गए वो लोग। पाकिस्तानी को 100 रुपए दे दो, नहीं, वो अपना धुरंधर मूवी देखने के बाद ऐसा किया। धुरंधर पार्ट 2 इट्स अ फैक्ट। नो धुरंधर के बाद नहीं, इट इज अ फैक्ट। धुरंधर ने फैक्ट सिखाया है। ये अभी धुरंधर टैक्स ने फ्री कोई कर दिया है, फिक्शन उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया ताकि पैसा पे करे सऊदी अरेबिया को। नहीं। दैट इज अ फेक न्यूज। एनीवे, तो आप जो आपका जो सवाल है, मूल सवाल है, उस पर आते हैं। तो हमारा एम था कि इनको पनिश करना और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप को खत्म करना, वो हमने कर दिया। उसके बाद उनके रिटालिएशन में हमने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अभी तक उबर ही नहीं पाए। उन्होंने कितने सारे बेसेस और रेडार जो हैं खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने देखा भाई ये तो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, इसको रिपेयर करना ठीक नहीं है, तोड़ ही दो। भारत ने 70% तोड़ दिया, बाकी 30% उन्होंने तोड़ राड़ के फेंक दिए। हमने मारा ही मारा, अफगानिस्तान ने भी आके नूरखान को चेप दिया। तो ईरान ने एक नया टेक्निक यूज किया, was through infrared tracking. No, it's not infrared. Okay, That is also a fake news. correct. देखिए, जो बोलते हैं इंफ्रारेड, इनको इल्म नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है। हाँ, दे हैव नो फ्रिगिंग क्लू। ठीक है, तो मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। एक सिस्टम है जिसका नाम है वेरा ई, चेकोस्लोवाकियन है, वेरा एनजी। इट इज अ पैसिव सिस्टम। एआई इसमें ऑलरेडी घुस गया है। ये सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत कारगर है। सारा सिग्नल इंटेलिजेंस को उठा करके वो आपको लोकलाइज करके बता देता है कि फलाना 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 इस जगह पर है, इस समय 5 मिनट बाद यहाँ पहुंचा है, तो 10 मिनट बाद कहाँ होगा प्रेडिक्ट भी करेगा आपको। समझ रहे हैं ना? तो इट इज अ वेरी सिस्टम। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, इनफैक्ट आई ट्वीटेड अबाउट इट आल्सो। मेरे @MJ विनोद करके है, उसमें जाकर के देखिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, लंबा वीडियो है, जरूर देखिए। उसमें सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, वेराई सिस्टम काम कैसे करता है, संक्षेप में मैंने आपको बताया। तो ये IR सिस्टम, ये वो लोग हैं जिनको कोई पहली बात इल्म नहीं है, दूसरा एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए ये सारी चीजें लिखते हैं। सो बी इट। So does this system India has, because India will be fighting a similar scenario? आई डोंट नो। Okay, I got the answer. Acha, now next thing is Baidu and GLONASS, and they played a pivotal role. नो, दैट इज ट्रू इवन इन योर फोन। सी बेदू और ग्लोनास जो हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीस्पेक्ट्रल जीपीएस रिसीवर। नाउ ऑल फोन्स इंक्लूडिंग योर आईफोन, आप तो आईफोन यूजर हैं, all phones including your iPhone uses multispectral GNSS. It is not GPS. GPS is American. So GNSS बड़ा अम्ब्रेला है जिसके नीचे GPS है जो अमेरिकन है, ग्लोनास है रशियन है, बेदू है जो चाइनीज है। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड SBAS, स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। हमारे पास गगन है, यूरोप के पास गैलीलियो है। इस तरह से आप अमेरिका को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका जीपीएस खुद ही यूज कर रहा है। तो इस तरह से लोकल स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम भी है। तो आपका जो रिसीवर है वो सारा जीएनएसएस डेटा, दैट इज बेदू, ग्लोनास, जीपीएस का डेटा भी लेता है और एसबैस का भी लेता है। दैट इज हाउ यू आर एबल टू गो फ्रॉम A to B ऑन अ उबर। सिर्फ जीपीएस इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जीपीएस CA कोड बोलते हैं, कोर्स एक्विजिशन कोड, जो सिविलियन इस्तेमाल करते हैं, उसमें 300 मीटर का एरर है, जानबूझ के घुसाया हुआ है अमेरिकन ने। सेम जीपीएस विथ P कोड, प्रिसिजन कोड, इज यूज्ड बाय ओनली अमेरिकन मिलिट्री।
पी कोड सिविलियंस के लिए नहीं है। पी कोड का एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, जडाम यूज करता है पी कोड, लेकिन जब आप जोनास बेदू के साथ जीपीएस को इस्तेमाल करते हैं और उसमें काफी सारी फिल्टर्स हैं, कॉमन फिल्टर ही, वो उस पर टेक्निकली नहीं जाते हैं हम, क्योंकि हम बनाते हैं ये रिसीवर। सो आपका एरर जो है काफी कम हो जाता है, पी कोड के लगभग आ जाता है, या किसी किसी क्षेत्र में पी कोड से बढ़िया आपका एरर सिग्नल एरर होती हैं ऑफ द लार्जर जीएनएसएस। इंडियन गवर्नमेंट संक्षेप में बताया, इस पे हम पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं कभी। we should Just do to it. make you We should do it to understand how GPS works, or मतलब Yeah. multiple GNSS works. Last Yes, question मेरा है आपसे last. So now India ने अभी recently they have planned to satellite का कुछ communications control किया है with Chinese transponders in it. और ऐसा लोग बोलते हैं कि नाविक is not operational. लोग बोलते हैं सोशल मीडिया का अगेन ये है, एंड तो हाउ डू यू सी इंडिया बीइंग रेडी फॉर दिस लेवल ऑफ ऑपरेशन विदाउट अ सैटेलाइट सिस्टम? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं तो कहूंगा ये जो नाविक का जो ऑनबोर्ड क्लॉक जो खराब हुआ है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्यों? क्योंकि ये नाविक के ऑनबोर्ड क्लॉक खराब होने के बाद, नाविक पार्शियली अनसर्विसेबल होने के बाद, ये फोकस जो है पीएमओ पे भी और मोदी जी पे भी आया है। तो जहां मोदी जी अपना फिंगर रख देते हैं ना, वो एकदम ठीक हो जाता है। तो अभी मोदी जी का फोकस है इसरो, जिसपे अब हाई लेवल मीटिंग भी गया था, आपने शायद प्रोग्राम किया हो, नहीं मालूम नहीं। वो बहुत बड़ा एक वो अलग ही किस्म का गेम था। एनीवे, उस पर कभी बात करेंगे। वो अभी वो ठीक होने वाला है। दूसरा नाविक, तो नाविक के मल्टीपल सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे, आप देखते रहिए। अगले साल 1.5 साल में हमारा नाविक सैटेलाइट सिस्टम जो है बहुत बढ़िया होने वाला है। जब होगा हम लौट करके इस प्रोग्राम को देखेंगे और बोलेंगे, आप एक कट उठा के दिखाइएगा कभी आगे जाकर के। ये 1 साल पहले कैप्टन ऑगस्टीन ने, डॉक्टर ऑगस्टीन ने ये प्रेडिक्ट किया था। वेरी गुड न्यूज एक्चुअली। मैं तो ट्रस्ट करता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन पे, बिकॉज यू आर वन ऑफ द बेस्ट। आप एनालिसिस देते हैं, टेक्निकल साइड से देते हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि वो बाकी सब डेटा तो देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द ट्रूथ। यस, नहीं तो आप ये फ्लस्टर में रह जाएंगे। यस, नहीं, मेरा तो स्ट्रेंथ ही था सेमीकंडक्टर्स वाज माय फोर्टे। तो मुझे वो वेव फॉर्म, ऑसिलेशन, ऑसिलोस्कोप्स का यूज करना इज अ वेरी कॉमन थिंग वी हैड। चलिए, आज के लिए इतना ही बस। दर्शकों के लिए भी इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल सेशन। आपने सब चीज बोल दिया और कुछ भी नहीं बोला, और दिस इज अ वंडरफुल आर्ट आपने दिखाया यहाँ पे। बट पीपल हैव गॉट द हिंट, सो डू हियर एवरी पार्ट ऑफ हिज टॉक and search on social media and Google, you'll find much detailed answers. और बाकी कुछ GNSS पे कैसे काम करता है, it will be good information for students who are trying to learn, उस पे हम लोग से शो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड एक और टॉपिक मैं देता हूँ, GAN, गैलियम नाइट्राइड, उस पे जरूर हमको बात करनी है। बात करेंगे कभी। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।